नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ जोधपुर संभाग के किले। इसका ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में हमने कई सारे किले कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारे सुवर्णगिरी दुर्ग की तरफ। सुवर्णगिरी दुर्ग जो है वो जालोर में स्थित एक किला है, जो राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थान माना जाता है, जहाँ कई राजवंशों ने शासन किया था। और यहाँ यह दुर्ग जो है एक स्ट्रेटजी के रूप में बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये क्लास। तो इसका पहला प्रश्न है, सुवर्णगिरी दुर्ग के अन्य नाम क्या है? तो इसे सोनगढ़ भी कहते हैं, सोनागढ़, कनकांचल और कंचनगिरी भी कहते हैं। तो इन नाम सभी नामों का है जो एक मतलब होता है, मतलब है सोना या स्वर्ण से जुड़ा है। यह दुर्ग जो है वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि सूरज में की रोशनी में चमकता है। इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट जैसा महत्व दिया गया है। सेकंड प्रश्न है, सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने कराया था। नागभट्ट प्रथम जो है वो प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने इस दुर्ग की सुरक्षा यानी डिफेंस और शासन के केंद्र के रूप में बनवाया था। ठीक है, फिर थर्ड नंबर प्रश्न है, जालोर पर प्रतिहारों के बाद किसका शासन स्थापित हुआ? तो जालोर पर प्रतिहारों के बाद परमारों का शासन स्थापित हुआ था। उसके बाद वहां जालोर दुर्ग को सबसे पहले धारावर्ष परमार ने ही बसाया था। नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग का प्राचीन साहित्य और शिलालेख में नाम था। तो जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था साहित्य में? तो उसका नाम था जबालीपुर और जालहूर। तो इतिहास में राज बदलते रहते हैं। प्रतिहारों के परमार वंश ने यहाँ शासन किया और दुर्ग को विकसित किया था। फिर नेक्स्ट है, सुवर्णगिरी दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुवर्णगिरी दुर्ग जो है वह सुखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। मतलब अम, हाँ, सुवर्णगिरी दुर्ग को मंदिरों का दुर्ग या कौमी एकता का प्रतीक क्यों कहा जाता है? तो वहाँ अनेक मंदिरों और मस्जिदों की उपस्थिति के कारण उसे कौमी एकता का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ वैष्णव मंदिर भी स्थित है, वहाँ जैनों का मंदिर भी स्थित है और वहाँ मस्जिद भी स्थित है। सुवर्णगिरी दुर्ग में कितने प्रमुख द्वार है, नाम बताइए। तो सुवर्णगिरी में स्थित टोटल 4 दुर्ग हैं, 4 द्वार हैं। पहला है सूरज पोल, सेकंड है ध्रुव पोल, थर्ड है चांद पोल और फिर है सीरे पोल। तो इन हर गेट के नाम का एक महत्व माना जाता है। हर द्वार का एक अलग नाम और अलग महत्व होता है। जैसे सूरज पोल जो है वो पूर्व दिशा की ओर स्थित एक द्वार होता है, और चांद पोल जो है वह रात का माना जाता है, अंधेरे का, तो इसलिए वो पश्चिम से जुड़ा होता है। फिर नेक्स्ट है, जालोर के इस दुर्ग में कौन कौन सी बावड़ियां स्थित है? तो जालोर के इस दुर्ग में झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी और जाबाली कुंड स्थित है। तो बावड़ियां जो होती है, बावड़ियों का भी एक महत्व होता है। तो बावड़ियां जो है वहां पानी संग्रह के लिए बनाई जाती है। पुराने समय में, या मतलब हम कह सकते हैं पुराने समय में ये पानी का मुख्य स्रोत थी। ये युद्ध के समय बहुत काम आती थी, इसलिए वहां हर जगह बावड़ियों का निर्माण करवाया जाता था। नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग में और क्या स्थापित है? तो वहां मतलब 2 मंजिला रानी का महल, चामुंडा माता का मंदिर, स्वर्णगिरी जैन मंदिर और राजा मानसिंह का मंदिर स्थित है। तो रानी महल क्या है? 2 मंजिला रानी महल। तो यह कुछ रानियों के रहने के लिए बनाया हुआ महल था। और चामुंडा माता का मंदिर जो है वह धार्मिक आस्था का एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पुराने समय में हर किले में एक कुल देवी होती थी, और वह कुल देवी मंदिर जो होता था वो रक्षक के लिए होता था। उस युद्ध में विजय कामना की जाती थी वहां। फिर नेक्स्ट है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है, जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम जाबालीपुर क्यों पड़ा था? सेकंड है, सुवर्णगिरी दुर्ग को मंदिरों का दुर्ग क्यों कहा जाता था? और थर्ड प्रश्न है कि सुवर्णगिरी दुर्ग के द्वारों के संबंध में कौन सा विकल्प सही क्रम को दर्शाता है? तो आप हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन की मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजस्थान की दूसरी प्राचीन मस्जिद होने के कारण
ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। ठीक है। अलाउद्दीन की मस्जिद पहले किस रूप में थी? तो अलाउद्दीन की मस्जिद जो है वह पुराने समय में पहले एक राजकीय पूजा स्थल के रूप में मानी जाती थी। यह जो है वो उस समय के राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन को दर्शाती थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर यह अलादीन की मस्जिद बनाई थी। नेक्स्ट है, जालोर दुर्ग में तोप खाना किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो जालोर दुर्ग में जो तोप खाना है वह राठौड़ शासनकाल के समय में प्रसिद्ध हुआ था। राठौड़ वंश के जो समय में युद्ध तकनीक विकसित हुई थी, इस समय किले के तोपों का ज्यादा उपयोग होने लगा वहां किले में। तो ये रहा वो क्वेश्चन। जालोर दुर्ग में कुल कितनी तोपें और बंदूकें थी? तो वहां जालोर दुर्ग में टोटल 287 तोपें और 159 बंदूकें स्थित थी, जो कि किले की सैन्य शक्ति को दर्शाती है। नेक्स्ट है, किले में बना कीर्ति स्तंभ किस काल की कला का उदाहरण है? तो पुरुष पुष्कर कालीन कला का ये एक उदाहरण माना जाता है। मतलब है कि यह स्तंभ जो उस समय की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और कला शैली को दिखाता है। इसमें हमें इतिहास की कला परंपरा का पता चलता है। फिर 15 प्रश्न है, जालोर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो जालोर को अपनी राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। और नागभट्ट प्रथम जो है वह जालोर को मतलब उस समय जालोर के एक राजनीतिक केंद्र था। ठीक है। फिर आता है, जालोर को चौहान राज्य में किसने मिलाया? तो वह था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने इससे अपने राज्य में शामिल किया और इससे चौहान वंश का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट आता है, कीर्तिपाल के कारण जालोर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसकी वजह से सोनगरा चौहान यह प्रसिद्ध हो गया था। मतलब यह जालोर की पहचान बन गया था, सोनगरा चौहान कहा जाने लगा इसे। फिर आता है, उलुग खां और नुसरत खां किसके सेनापति थे? तो उलुग खां और नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी के सेना के सेनापति रहे थे। ये दोनों ही मतलब एक शक्तिशाली जनरल थे जिन्होंने कई युद्धों में नेतृत्व किया था। फिर आता है, अलाउद्दीन की सेना जालोर कब पहुंची थी? तो अलाउद्दीन की सेना जालोर 1298 ईस्वी में पहुंची थी। इस समय जो है वहां दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ ही था और जालोर रणनीति रूप से महत्वपूर्ण था, इसलिए वहां हमला हो गया। फिर है, 1305 ईस्वी में जालोर आक्रमण हेतु किसे भेजा गया? तो वहां जालोर आक्रमण हेतु कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा गया था। तो कमालुद्दीन गुर्ग जो है वह एक सेनापति था जिसे विशेष रूप से जालोर जीतने ही भेजा गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन और कान्हड़ देव के बीच समझौता कैसे हुआ? तो अलाउद्दीन और कान्हड़ देव के बीच समझौता वीरम देव को दरबार भेजकर किया गया। मतलब एक वीरम देव को दरबार भेजा, यह एक राजनीयक यानी डिप्लोमेटिक चाल थी उनकी। युद्ध से बचने के लिए उन्होंने इस तरह का समझौता किया था। फिर है नेक्स्ट, वीरम देव को अलाउद्दीन ने कहाँ नियुक्त किया? तो वीरम देव ने अलाउद्दीन को कहाँ नियुक्त किया? तो उन्होंने उसे गुजरात में नियुक्त किया था, क्योंकि अलाउद्दीन ने उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए यह पद दिया। फिर है, फिरोजा किसे चाहने लगी थी? तो फिरोजा वीरम देव को चाहने लगी थी, क्योंकि ये एक तरह से हिस्टोरिकल लव स्टोरी जैसा प्रसंग है। इससे राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध जुड़ जाते थे। फिर 24वां प्रश्न है, फिरोजा की शादी के दबाव से वीरम देव कहाँ चला गया? तो उनकी दबाव से वह अपने जालोर जा चुका था। हाँ। और नेक्स्ट है 25वां नंबर प्रश्न, अलाउद्दीन ने जालोर पर पुनः आक्रमण क्यों किया? तो अलाउद्दीन ने पुनः आक्रमण किया था अपने अपमान का बदला लेने के लिए। वीरम देव द्वारा मतलब इनकार करने और अपमान के कारण उन्होंने पुनः वहां आक्रमण किया और अलाउद्दीन ने बदला लेने के लिए दुर्ग पर फिर हमला करवाया। तो नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यूज जो इन्हीं वन लाइनर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिनके उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जालोर दुर्ग में प्रमुख देवी और जैन मंदिर कौन कौन से स्थित हैं?
फिर है फिफ्थ नंबर, अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर में क्यों प्रसिद्ध है और किसने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, जालोर दुर्ग में राठौड़ शासन काल में कुल कितनी तोपें और बंदूकें थी। सातवां, जालोर को चौहान राज्य किसने मिलाया और इसके कारण यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर पुनः आक्रमण क्यों किया और उसके सेनापति कौन थे। ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आप इनके उत्तर हमें बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा जालोर का साका। तो जालोर का साका क्या है। जालोर का साका पहला कब हुआ था, जो कि हुआ था 1301 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में। साका वह घटना होती है जब अंतिम युद्ध के बाद राजपूत वीर लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो उनकी महिलाएं वहां जौहर कर लेती है, तो उसे ही हम साका कहते हैं। तो जालोर का जो साका है वह सबसे पहला हुआ था 1311 ईस्वी में। फिर सेकंड प्रश्न है, जालोर साके के समय शासक कौन था। तो का शासक उस वक्त था कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान जो वह एक वीर राजपूत राजा था जिन्होंने अंत तक किले की रक्षा की थी, इसीलिए वो वहां का शासक रह गया। फिर तीसरा प्रश्न है, कान्हड़ देव की पत्नी ने क्या किया। तो कान्हड़ देव की पत्नी ने वहां जौहर कर लिया था, क्योंकि दुश्मनों से बचने के लिए राजपूत स्त्रियां अग्नि अग्नि में कूद जाती थी, तो उनकी इज्जत और सम्मान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है जौहर जौहर करना। फिर फोर्थ नंबर प्रश्न है, कान्हड़ देव चौहान का शासनकाल क्या था। तो वह शासनकाल था 1305 से 1311 ईस्वी तक। फिर फिफ्थ है, जालोर पर आक्रमण किसने किया। तो जालोर पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, तो इसलिए उसने जालोर पर भी हमला किया। नेक्स्ट है, जालोर आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति कौन था। तो उस वक्त अलाउद्दीन का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, जिन्होंने पूरे युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था और किले को घेर लिया था। फिर सेवेंथ प्रश्न है, कान्हड़ देव के सेनापति का नाम क्या था। तो कान्हड़ देव के सेनापति का नाम था दहिया राजपूत बीका। तो दहिया राजपूत जो है वो एक वीर योद्धा था उन्हीं के सेना का, जिन्होंने अपने राजा के लिए अपनी जान तक दे दी। फिर आता है, जालोर के युद्ध में किसने वीरगति पाई। तो जालोर के युद्ध में कान्हड़ देव चौहान ने अपनी वीरगति पाई थी, और जिनकी पत्नी का नाम था जेतल दे। हाँ, ये जो कान्हड़ देव की पत्नी है जेतल देव, वो वहां के जौहर की मतलब नेता बनी थी। फिर 10वां प्रश्न है, जालोर दुर्ग में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था। तो वह जेतल देव के नेतृत्व में हुआ। और वीरम देव ने अपनी मृत्यु कैसे स्वीकार की थी। तो उन्होंने अपनी मृत्यु आशापूर्णा माता के सामने कटार घोंपकर स्वीकार कर ली थी। तो मतलब वीरम देव ने आत्म बलिदान दिया ताकि दुश्मन के हाथ न लगे और राजपूतों के आन बान शान दिखाने के लिए। वीरम देव का सिर कहाँ भेजा गया। तो वीरम देव का सर वहां दिल्ली में भेजा गया था, जो कि उनकी विजय का प्रतीक माना जाता है और जिसने सुल्तान को दिखाया कि युद्ध जीत लिया गया है। वीरम देव का दाह संस्कार किसने करवाया। तो वीरम देव का दाह संस्कार राजकुमारी फिरोजा ने करवाया। हाँ, कराया किया था राजकुमारी फिरोजा देवी ने। तो फिरोजा जो है वह उससे प्रेम करती थी, इसलिए उसने सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया था। फिरोजा ने अंत में क्या किया। तो उन्होंने स्वयं को यमुना में डुबो दिया था। यह एक प्रेम की दुखद कहानी होती है जो यहाँ दिखाई गई है। फिर है, विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रखा। तो उन्होंने उसके बाद जालोर का नाम रखा था जलालाबाद। तो विजेता अक्सर जगह का नाम बदल देते थे ताकि अपनी सत्ता दिखा सके, इसलिए उन्होंने बाद में उसका नाम बदल कर रख दिया था जलालाबाद। नेक्स्ट है 16 प्रश्न, संस्कृत पाठशाला को मस्जिद में किसने बदला। तो संस्कृत पाठशाला को मस्जिद में अलाउद्दीन खिलजी ने बदला था। यह एक धार्मिक और राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जाता है। नेक्स्ट है, जालोर युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो हमें जालोर युद्ध का वर्णन हमारी वीरमदेव सोनगरारी बात की एक विख्यात पुस्तक है, ऐतिहासिक काव्य है, ग्रंथ है, जिसमें मिलता है, जो कि युद्ध की पूरी कहानी को बताता है।
नेक्स्ट है जालोर युद्ध से संबंधित पुस्तकें किस भाषा में है, तो वह है पद्मनाभ भाषा में लिखी गई है। पद्मनाभ भाषा जो राजस्थानी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट है वीरमदेव और फिरोजा वाली घटना का वर्णन किसने किया था, तो उसका वर्णन किया था मुहणोत नैणसिरी ख्यात में। तो मुहणोत नैणसी क्या है, तो ये एक राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें इस सब का घटना का फिरोजा वीरमदेव की घटनाओं का वर्णन किया गया है। फिर आता है कुवलय माला की रचना किसने की थी, तो उसकी रचना की थी प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। फिर 21वां प्रश्न है जालोर दुर्ग में किसने शरण ली, तो जालोर दुर्ग में मान सिंह जी ने अपनी शरण ली थी। मतलब उन्होंने संकट के समय राजा किलों में शरण लेते थे। संकट के समय जो है राजा किलों में शरण ले लेते थे ताकि सेनापति। हाँ। फिर है 22वां प्रश्न हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के बारे में क्या लिखा, तो यह दुर्ग अत्यंत शक्तिशाली व अजेय है, उन्होंने ये लाइन लिखी थी। इससे किले की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है, यह इसे एक बहुत मजबूत किला बताता है। नेक्स्ट है एमसीक्यू हमारे, तो 9th नंबर एमसीक्यू है जालोर साका कब हुआ और उस समय शासक कौन था। 10वां प्रश्न है जालोर का आक्रमण करने वाला सुल्तान और उसका सेनापति कौन था। 11th नंबर प्रश्न जालोर दुर्ग में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ। और फिर है जालोर युद्ध का प्रमुख वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। और लास्ट प्रश्न विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रखा था। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे भादराजून किले की तरफ जो कि जालोर में ही स्थित है। इसका पहला प्रश्न है भादराजून दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, तो उसका निर्माण हुआ था 16वीं शताब्दी में, जो कि एक डिफेंस आर्किटेक्चर का पीक टाइम माना जाता है। यह जो है समय राजपूत राज्यों के बीच संघर्ष का था, इसलिए इस किले को मजबूत बनाया गया। फिर है भादराजून दुर्ग का प्रवेश किस दिशा से संभव है, तो यह केवल पूर्व दिशा से ही संबंध है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि सुरक्षा के लिए किले का सिर्फ एक ही प्रवेश रखा गया होता है। पूर्व दिशा इसलिए चुनी गई क्योंकि सूरज की रोशनी में दुश्मन आसानी से दिखाई देता है, इसलिए इस किले का पहला या एक ही द्वार है जो पूर्व दिशा में रखा गया। फिर नेक्स्ट आता है भादराजून दुर्ग के चारों ओर क्या बना हुआ है, तो उस किले के चारों तरफ मतलब एक खाई बनी हुई है पूरी। जो खाई है वो पानी या गहराई से भरी होती थी, जिससे दुश्मन सीधे हमले नहीं कर सकते थे। यह एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम था। फिर नेक्स्ट है भादरजून दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया रावचंद्र सेन ने। रावचंद्र सेन कौन थे, वह एक वीर शासक थे जिन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए यह किला बनवाया था। फिर है वर्तमान में जालोर दुर्ग किसके अधिकार में है, तो अभी वर्तमान में यह दुर्ग मारवाड़ के राठौड़ों के वंश गजर सिंह के अधिकार में है। गज सिंह राठौड़ जो है वह वंश के वंशज हैं। आज भी कई किले राज परिवारों के पास ही हैं। फिर 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर दुर्ग में परिवार वर्तमान में क्या संचालित है, तो वहाँ वर्तमान में अभी एक हेरिटेज होटल बनी हुई है जो पुराने किलों को अब होटल में बदल दिया गया है, ताकि इतिहास भी पढ़े। नेक्स्ट है भाद्राजून नाम किस घटना से जुड़ा है, तो यह सुभद्रा व अर्जुन के विवाह से संबंधित है कि इसलिए इस स्थान का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। कोट काष्ठा दुर्ग कहाँ स्थित है, तो यह दुर्ग भीनमाल से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक कोटकस्ता गांव की पहाड़ी पर बना हुआ है। यह पहाड़ी पर बना किला जो है वह दुश्मन को चढ़ाई करनी पड़ती है, यह भी एक तरह से नेचुरल प्रोटेक्शन माना जाता है। फिर आता है यह दुर्ग जो है वह किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नाथ का दुर्ग भी कहते हैं। जो ये मतलब नाथ संप्रदाय या साधुओं का प्रभाव रहा होता है, इसलिए यह नाम रखा गया नाथ का दुर्ग। नेक्स्ट है कोट काष्ठा दुर्ग में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो वहां द वॉरियर मूवी की शूटिंग की गई थी। आबू दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो आबू दुर्ग का निर्माण करवाया था परमार शासकों ने।
परमार जो है, परमार के शासक कौन थे? वह परमार वंश ने ही बनवाया था। यह वंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है, आबू दुर्ग का निर्माण लगभग कब हुआ था? तो वह हुआ था 900 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट है, आबू दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो आबू दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मतलब महाराणा कुंभा ने कई किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण दोनों ही करवाए थे। यह वास्तुकला के महान संरक्षण थे। कौन? महाराणा कुंभा। फिर आता है, आबू दुर्ग किस पर्वत पर स्थित है? तो आबू दुर्ग जो है वो आबू पर्वत, अर्बुदांचल या अरबाद गिरी के पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माना जाता है, जो कि ऊंचाई पर होने से यह किला प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है हमारे और एमसीक्यूज जिनके जवाब आपको देने हैं हमें। भाद्रजून दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किले का निर्माण और कब हुआ था? भाद्रजून दुर्ग का प्रवेश किस दिशा से संभव है? और यह दुर्ग, कोटकचरा दुर्ग कहाँ स्थित है? इसके नाम, किस नाम से जाना जाता है इसे? आबू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और इसका पुनर्निर्माण किसने किया था? और फिर है, आबू दुर्ग किस पर्वत पर स्थित है? नेक्स्ट है हमारा 16वां प्रश्न, आबू दुर्ग किस देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अर्बुदा देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अर्बुदा माता इस पर्वत की मुख्य अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। तो अर्बुदा नाम जो है इसके अर्बुदांचल, मतलब अर्बुदा नाम जो है वह माउंट आबू यानी अर्बुदांचल से बना है, इसलिए यह एक तरह से धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो अर्बुदा पर्वत के अधिष्ठान क्षेत्र में स्थित है। फिर यह मंदिर जो है वह किसकी पूजा की जाती है वहां? तो यहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है, यानी शिव के पैर के अंगूठे की। भगवान शिव का अंगूठा मतलब जो है वह पूजा की जाती है। पृथ्वी को संतुलित रखने का यह एक बिंदु है, इसलिए इसे अचलेश्वर यानी अचल बराबर स्थित के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, अचलेश्वर महादेव मंदिर में किस वाहन की प्रतिमा है? तो वहाँ नंदी भगवान की प्रतिमा मानी जाती है। नंदी भगवान जो वह शिव का वाहन है, और यह शिव मंदिर में नंदी की उपस्थिति ही भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट है, अर्बुदा दुर्ग पर आक्रमण किसने किया था? तो वहाँ गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था, जो कि एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए इस किले पर उन्होंने हमला किया। नेक्स्ट है, गोमुख मंदिर में कितनी प्रतिमाएं स्थित है? तो वहाँ टोटल 14 प्रतिमाएं स्थित है। गोमुख यानी गाय का मुख, जो कि पानी निकलता है जिनके मुंह से, वह पवित्र स्थान है वहां का, जहाँ 14 प्रतिमाएं हैं और वहां अलग अलग देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व भी होता है। फिर है, सावन भादवा स्थान किससे संबंधित है? तो यह राणा कुंभा व उदा की मूर्तियों से संबंधित है, क्योंकि महाराणा कुंभा और उनके वंश से जुड़ा स्थान है वो, और यह इतिहास और श्रद्धा दोनों का ही मिश्रण माना जाता है। फिर है यहाँ दूसरा आढ़ा किसकी प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पीतल की प्रतिमा की मतलब माना जाता है मूर्ति। यह प्राचीन धातु का है, जो कि मतलब उस कला को दर्शाता है। मंदाकिनी कुंड किस जिले में स्थित है? तो यह सिरोही जिले में स्थित है। फिर है, सिरोही की महाराव मानसिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो यह मंदाकिनी कुंड के पास सिरोही में स्थित है। मंदाकिनी नाम जो है इससे हमें पता चलता है कि यह पवित्र जल स्रोत है। फिर है हमारा, आबू दुर्ग में कौन कौन से जलाशय हैं? तो वहाँ कपूर साग तालाब, सावन भादर झील स्थित है। तो यह मतलब क्या है एक तरह से? तो महाराव मान सिंह की स्मृति में यह छतरी बनवाई जाती है, और छतरियां जो है वह राजाओं की स्मारक संरचनाएं हैं। फिर आता है, आबू दुर्ग में कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो वहाँ औखी रानी का महल यानी कुंभा की पत्नी का महल प्रसिद्ध माना जाता है। औखी रानी का महल यानी महाराणा कुंभा की पत्नी, और इस किले में राजसी जीवन का पता चलता है। अलार्म टावर का निर्माण किसने कराया? तो अलार्म टावर का निर्माण कराया था परमारों ने, यानी परमार वंश के शासकों ने। यह टावर जो है रक्षा और निगरानी के लिए रखा गया था।
आबू दुर्ग में किस ऋषि का आश्रम स्थित है? तो वहां भृतहरि की गुफा यानी भृगु ऋषि का आश्रम स्थित है। फिर है भृगु ऋषि के आश्रम के पास कौन सा मंदिर है? तो यहाँ ऋषभदेव और पार्श्वनाथ जी के दो जैन मंदिर बने हुए हैं। ऋषभदेव और पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर जो वह एक तीर्थकर माना जाता है, यह दिखाता है कि धार्मिक सहिष्णुता, मतलब यह एक धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है। फिर 32वां प्रश्न है, वर्तमान में आबूदुर की स्थिति क्या है? तो यह एक खंडरनुमा महल है और पर्वकोटे के अवशेष में बचा हुआ है, जो इतिहास की कहानी बताता है। ये हमारे कुछ एमसीक्यूज है जिनके उत्तर आपको हमें कमेंट में देने हैं 19, 20, 21 और 22, 23। फिर है हमारा मचान दुर्ग जालोर में स्थित है, जो कि इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। ये यह मतलब जो किला है वह भी एक पुराना जालोर का किला माना जाता है। फिर बसंतगढ़ का किला है। बसंतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जो पिंडवाड़ा सिरोही में है। पिंडवाड़ा जो है वह अरावली क्षेत्र में आता है, तो पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ किला बनाना नेचुरल सिक्योरिटी देता है। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो यह 7वीं शताब्दी में किया गया। बसंतगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। उन्होंने मतलब पुराने किले को मॉडर्न तरीके से उस समय के हिसाब से बनवाया था, जो कि किला बहुत मजबूत था। फिर आता है बसंतगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कब हुआ? तो वो हुआ था 1451 ईस्वी में। यह एक मेवाड़ की शक्ति का पीक पॉइंट था वहां का। फिर आता है बसंतगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी के पास बना है? तो यह बना है पिंडवाड़ा पहाड़ी के पास। 7वां प्रश्न है, बसंतगढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बसंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बसंत मतलब मौसम या सुंदरता का कारण है। यह जैसलमेर किला यानी गोल्डन फोर्ट का निर्माण होता है। फिर है इसका निर्माण, जैसलमेर किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महारावल जैसम ने। इसका निर्माण हुआ था 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। यह एक तरह से मेडिवियल पीरियड का समय था, जो व्यापार और सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है। जैसलमेर किले का निर्माण किस पहाड़ी पर हुआ? तो वह हुआ था त्रिकुट की पहाड़ी पर। त्रिकुट यानी 3 चोटियों के पहाड़ पर इस किले का निर्माण हुआ था। इसलिए यहाँ 3 तरह से सुरक्षित है, ये तीनों तरह से सुरक्षित माना जाता है। भाटी राजाओं की राजधानी लोदरवा से कहाँ स्थानांतरित की गई है? वो वहां से जैसलमेर में स्थानांतरित कर दी गई है। लोदरवा जो है वह एक पुरानी राजधानी है, जहाँ सुरक्षा कारणों से नई जगह चुनी गई। फिर है जैसलमेर किले को सोनारगढ़ क्यों कहा जाता है? तो इसे सुनहरे पत्थरों के कारण सोनारगढ़ कहा जाता है, क्योंकि यह एक गोल्डन फोर्ट की तरह है, चमकता है। जैसलमेर किले को स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है? तो यह सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम चमक के कारण। जैसलमेर किले को राजस्थान का अजायब घर क्यों कहा जाता है? तो यह लोक कला व स्थापत्य के कारण इसे राजस्थान का अजायब घर कहा जाता है। जैसलमेर किला किस पहाड़ी के कारण त्रिकुट कहलाता है? तो यह त्रिभुजाकार पहाड़ी के कारण त्रिकुट कहलाता है, यानी 3 कोनों वाली जो शेप की पहाड़ी है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार कहते हैं या त्रिकुट कहते हैं। जैसलमेर किले के चारों ओर कितनी बुर्जें बनी हैं? तो उसके चारों ओर टोटल 99 बुर्जें बनी हुई है। यह हर बुर्ज जो यहाँ के स्थित है वह एक रक्षा का बिंदु मानी जाती है। ज्यादा बुर्जें हैं तो ज्यादा सुरक्षा है, इसलिए यहाँ ज्यादा बुर्जें बनाई गई। फिर है जैसलमेर किले का बाहरी परकोटा क्या कहलाता है? तो जैसलमेर का बाहरी परकोटा जो है वह कमरकोट कहलाता है। और यह किस रंग के पत्थरों से बना है? तो यह पीत पत्थर से बनाया हुआ है। यह एक श्रेणी दुर्ग कहलाता है, जिसके कुल कितने प्रवेश द्वार है? तो जैसलमेर दुर्ग के टोटल 7 प्रवेश द्वार माने जाते हैं, जो दुश्मन को अंदर आने में समय लगता है। जैसलमेर किले का क्षेत्रफल कितना है? तो उसका क्षेत्रफल है टोटल 8 हेक्टेयर। छोटा एरिया लेकिन बहुत कंपैक्ट और मजबूत बनाया गया ये किला है, कम जगह में।
जैसलमेर किले में किस सामग्री की छतें बनी हुई है? तो वहां लकड़ी की छतें बनी हुई है। मतलब रेगिस्तान में लकड़ी टेम्परेचर कंट्रोल में मदद करती थी, इसलिए वहां की छतें लकड़ी की बनाई गई, जो कि गर्मी को कम महसूस करवाती है। फिर है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। 24वां प्रश्न, जैसलमेर किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? फिर है सोनारगढ़ और स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है इसे? जैसलमेर किले के प्रमुख संरचना की विशेषताएं क्या है? और यह जो है बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? फिर है नेक्स्ट 16 प्रश्न, जैसलमेर किला किस साकों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जौहर साकों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो जौहर साके जो है जैसलमेर किले दुश्मनों से घिरा, तब राजपूत महिलाओं ने जौहर यानी आत्म बलिदान किया और पुरुषों ने अंतिम युद्ध साका लड़ा था। 17वां प्रश्न, जैसलमेर दुर्ग में प्रवेश किस दिशा से होता है? तो जैसलमेर दुर्ग में प्रवेश पूर्व दिशा से माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा शुभ होती है और सूर्य की दिशा मानी जाती है, तो इससे किले का मुख्य प्रवेश यहीं से होता है। जैसलमेर किले के अन्य कौन से द्वार है? तो यहाँ स्थित है द्वार सूरजपोल, भूतपोल और हवालपोल। हर द्वार का नाम उसकी स्थिति या उपयोग के आधार पर हमें रखा गया है। जैसे सूरजपोल जो है वह सूर्य की दिशा के अकॉर्डिंग इसका नाम सूरजपोल रखा गया है। 19वां प्रश्न, जैसलमेर दुर्ग का प्रमुख महल कौन सा है? तो इसका प्रमुख महल है रंग महल। फिर है रंग महल का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण करवाया था महारावल मूलराज द्वितीय ने। इसका निर्माण मूलराज द्वितीय ने करवाया 1884 ईस्वी में करवाया था। फिर सर्वोत्तम विलास महल का निर्माण करवाया था महारावल अखेल सिंह ने। इसके प्रमुख महल कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख महल है जवाहर विलास, कुंदपवा और बैरिसाल। फिर 26वां प्रश्न है, लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था महारावल बाई सिंह ने। ये जो है वो राजाओं के लिए भगवान का आशीर्वाद जरूरी होता है, इसलिए इस किले के अंदर मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर 27वां प्रश्न है, लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। लक्ष्मीनाथ की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो वहां की ये मूर्ति जो है वह मेड़ता से लाई गई थी। मेड़ता जो है वह धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए मूर्ति वहीं से लाई गई। फिर है इसकी मूर्ति कब लाई गई? तो यह थी 1437 ईस्वी में। 30वां प्रश्न है, जैसलमेर के शासक किस देवता को दीवान मानते थे? तो वह लक्ष्मी नारायण जी को वहां का दीवान माना जाता था। तलेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो तलेश्वर महादेव मंदिर जो वह महारावल बाई सिंह ने बनवाया था, जो कि शिव भक्ति के कारण यह मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। और यह तलेश्वर महादेव का मंदिर यानी शिव महादेव का मंदिर है। सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो यह महारावल बाई सिंह ने। खूखाल माता जाजेश्वरी मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था रावल सिंह जी ने। स्वामी देव का मंदिर किसकी कुल देवी है? तो यह है भाटी शासकों की कुल देवी से संबंधित है, यानी हर राजवंश की अपनी कुल देवी होती है, तो भाटी शासकों की कुल देवी थी स्वामी देव का मंदिर, यानी हाँ यह उनकी कुल देवी मानी जाती है। फिर है टीकम राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महारावल जवाहर सिंह ने। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए। यह है हमारे कुछ और MCQs जिसके उत्तर आप हमें ज़रूर बताइएगा। 31, 30, हाँ फिर 32, हाँ 33। फिर है जैसलमेर दुर्ग में कितने जैन मंदिर स्थित है? तो वहाँ टोटल 8 जैन मंदिर बने हुए हैं। जालोर दुर्ग के जैन मंदिर किस शताब्दी के हैं? तो यह है 15 से 16वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट है हस्तलिखित ग्रंथ भंडार का नाम क्या है? तो उनका नाम है जीन भद्र सूत्र ग्रंथ भंडार। ये क्या है? तो मतलब यह एक तरह का पुस्तकालय माना जाता है जहाँ प्राचीन धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित रखे जाते हैं। जीन भद्र सूत्र ग्रंथ भंडार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्राचीन जैन पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध है।
और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जिनभद्र सूरी। जिनभद्र सूरी जो है जैन धर्म के ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए इस ग्रंथ भंडार की स्थापना की थी उन्होंने। 41वां प्रश्न है, जैसलमेर का प्रथम साका कब हुआ था? तो वह हुआ था 1311 ईस्वी में। और प्रथम साके के समय आक्रमण किसने किया? तो वहां आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी जो है वो राजस्थान के किलों को जीतना चाहता था ताकि व्यापार और सत्ता पर नियंत्रण कर सके, इसलिए उन्होंने फिर वहां युद्ध किया। प्रथम साके के समय जैसलमेर का शासक कौन था? उस समय जैसलमेर का शासक था महारावल मूलराज प्रथम। प्रथम साके में अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? तो प्रथम साके के समय अलाउद्दीन का सेनापति था सल्तनत सिंह। यह जो सेनापति युद्ध का संचालन करता था, इसलिए उसका नाम महत्वपूर्ण है। जैसलमेर का पहला साका हुआ था 1312 ईस्वी में। दूसरा साका हुआ था रावल दूदा के समय। दूसरे साके में जैसलमेर पर किसने आक्रमण किया? तो उस वक्त वहां फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। और उस समय उस शासक मतलब किस शासक ने वीर गति प्राप्त की थी? तो वह की थी रावल दूदा ने। रावल दूदा अंतिम सांस तक उन्होंने वहां युद्ध किया था, यही राजपूती परंपरा मानी जाती है। फिर दूसरे शाके में क्या हुआ? तो वहां की जो रानी थी उन्होंने जौहर कर लिया। तृतीय साका किस सुल्तान के समय हुआ माना जाता है? तो वह माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। तृतीय साका में सेना का नेतृत्व किसके हाथ था? तो वह नेतृत्व था फिरोज शाह तुगलक के हाथों में। अर्ध साका कब हुआ? तो वो होता 1550 ईस्वी में। अर्ध साके किनके बीच हैं? तो यह रावण लूणकरण और अमीर अली के बीच में माना जाता है। अर्ध साका में वीरों ने क्या किया था? तो उन्होंने किया था केसरिया। केसरिया क्या होता है? तो पुरुषों ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध किया, तो यह एक वीरता का प्रतीक माना जाता है। अर्ध साका में महिलाओं ने क्या नहीं किया? तो उन्होंने उस वक्त वहां जौहर नहीं किया था, क्योंकि परिस्थिति अलग थी उस वक्त, तो इसलिए उन्होंने वहां जौहर नहीं किया। इसे अर्ध साका कहते हैं इसीलिए। राव लूणकरण ने कहाँ शरण ली? तो उन्होंने कच्छावाहों के यहाँ शरण ले ली थी। युद्ध के बाद उन्होंने जो है वहां दूसरे राजवंश में शरण ली ताकि अपनी शक्ति बचा सके। फिर है महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसलमेर दुर्ग में कितने जैन मंदिर स्थित हैं? और जिन भद्रसुर ग्रंथ भंडार किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? और इसके संस्थापक कौन थे? यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। फिर है जैसलमेर का प्रथम साका कब हुआ था? और जैसलमेर दूसरे साके में किसने आक्रमण किया? अर्ध साका क्या होता है और किसके बीच हुआ था? फिर नेक्स्ट है, अमीर अली ने राव लूणकरण से क्या मांग की? तो उन्होंने कहा स्त्रियों और राज परिवार की महिलाओं से मिलने की। ये क्या है? तो अमीर अली जो यह मांग रणनीति के तहत की ताकि वह किले के अंदर की स्थिति जान सके और उनकी कमजोरियों का पता लगा सके। फिर आता है हमारा, अमीर अली ने किस भेष से सैनिक भेजे? किस भेष में? तो उन्होंने स्त्रियों के वेश में वहां अपने सैनिक भेजे थे ताकि वह धोखे से उनके योजना में प्रवेश कर सके। अमीर अली की योजना क्यों असफल हुई? तो भेद खुल जाने के कारण अमीर अली की योजना असफल हो गई। अर्ध साका किसकी विजय हुई अर्ध साके में? तो उन्होंने वहां भारतीयों की विजय हुई थी अर्ध साके में। नेक्स्ट है हमारा, भारतीयों की विजय के कारण क्या नहीं हुआ? तो उन्हीं की विजय के कारण वहां जौहर नहीं किया गया, क्योंकि वह अर्ध साका माना जाता है। अर्बुद फजल के अनुसार दुर्ग तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? तो पत्थर के पंख चाहिए होते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि किला जो है वह इतना ऊंचा है और कठिन स्थान पर था कि वहां पहुंचना लगभग असंभव था, तो वहां कठिन की उड़कर ही पहुंचा जा सके। जैसलमेर दुर्ग में रेत में किसके समान दिखाई देता है? तो यह लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। और यह जो है कब शामिल हुआ था? यह 21 जून 2013 में शामिल हुआ।
वर्ष 2009 में जैसलमेर दुर्ग का टिकट जितना था, कितना था, वह था 5 रुपए। और यह दुर्ग टिकट कितना था, 12 रुपए 2018 में। सोनार किला नामक फिल्म किसने बनवाई, तो यह फिल्म बनवाई थी सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे जो है वह इस किले की सुंदरता को फिल्म में दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म बनवाई। फिर नेक्स्ट है सोनार किला किस दुर्ग पर बना है, यह मतलब सोनार किला फिल्म जो है वो किस दुर्ग पर बनाई गई है, तो यह जैसलमेर दुर्ग पर बनाई गई मूवी है। भारतीय शासक अपने किसका वंशज मानते थे, भारतीय शासक अपने को, तो वह चंद्रवंशी कृष्ण को अपना वंशज मानते थे अपने। भट्ट किलवाड़ किसे कहा जाता है, उत्तर भट्ट किलवाड़, तो यह भारतीय शासकों की उत्तरी सीमा को कहा जाता है, क्योंकि यह उनके राज्य की सीमा को दर्शाता है। फिर आता है उत्तर भट्ट किलवाड़ का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो यह ऋग्वेद के ग्रंथ में माना जाता था। फिर है हमारा मोहनगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है, जो इसका निर्माण करवाया था महारावल जवाहर सिंह ने, क्योंकि यह राजस्थान का नवीनतम किला माना जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, अमीर अली ने राव लूणकरण से क्या मांग की थी, और अमीर अली को योजना क्यों असफल हुई, और इसका अर्थ साका किसकी विजय हुई थी इसमें। फिर है अबुल फजल के अनुसार जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, सोनार किला फिल्म किसने बनवाई थी, और किलवाड़ का उल्लेख किस ग्रंथ में है, ये सब के उत्तर आपको हमें कमेंट में बताने हैं। फिर है खाबा फोर्ट, खाबा फोर्ट जो जैसलमेर में है, और इसके बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है बुक्स में भी। पोखरण का किला जो कि पोखरण में स्थित है, जो जैसलमेर में बना किला है यह। और पोखरण किले का निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया था राव मालदेव जी ने। इसका निर्माण हुआ था 1550 ईस्वी में, और इसका निर्माण किस प्रकार किया गया या किस पर किया गया, तो यह पुराने किले के अवशेषों पर बनाया हुआ किला है। पोखरण किले का निर्माण जो है वह मतलब रावचंद्र सेन ने पोखरण का किला किसे सौंपा, तो उन्होंने यह किला जैसलमेर के भाटियाओं को सौंपा था। पोखरण किले को और किस नाम से जाना जाता है, इसे हम बालागढ़ भी कहते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और जो एमसीक्यूज हमने दिए हैं उनके उत्तर भी बताइएगा। धन्यवाद।